तो ले जाइए, आपने तो मैसेज किया, मैंने तो बोला हाँ सर है मेरे पास। बोल देते राजा बाजार तो आते, भिजवा देते लोग यहाँ से। सर देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट क्लास, इसका जल्दी से अपने लोग फार्मूला जो है और जिस तरह से हमारा जो फार्मूला बेस पे निकालना है ना उसको जल्दी से डील करते हैं। आई होप इसका इनिशियल क्लासेस का वीडियो आप लोग ने देखा होगा। अपने को डायरेक्टली ईयर वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए मैट में ही आपका दिया हुआ राइट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आइए। एक बार मैसेज करिए जो लोग ऑनलाइन क्लास करेगा, जिसको ऑनलाइन करना करे भाई। नेट का स्पीड तो बढ़ाया मैंने। सर देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किसी के पास ब्लैक पेन है क्या? देखिए सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, आपका जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, ठीक है। आपके एग्जाम में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स दोनों का ऑल्टरनेटिव दे देता है। क्या देता है? ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, 10 नंबर आइदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देगा और 10 नंबर पे आइदर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देगा। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स सीखने के लिए पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना होगा, क्योंकि जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर सीखते हैं तो जब एसेट्स अपने लोग लेंगे वहां पे लेटेस्ट गुडविल का वैल्यू आना चाहिए, और लेटेस्ट गुडविल का वैल्यू आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए आपको पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ सर गुडविल हमारा क्या होता है? गुडविल एग्जैक्टली क्या है बताइए? इट्स लाइक अ ब्रांड वैल्यू। क्या है? एक ब्रांड वैल्यू होता है बिजनेस का, क्लियर है? उसको अपने लोग गुडविल बोलते हैं। ज्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जाएंगे, आप लोग देखे होंगे फर्स्ट क्लास, एक क्लास को देखे होंगे तो आपको ये टॉपिक पता है कि आपका गुडविल क्या है, राइट। नाउ सर हर एक बिजनेस का गुडविल होता है जो वो अर्न करता है, या तो अर्न करता है या तो वो गुडविल को परचेस करता है। तो दो तरह का गुडविल होता है, एक होता है परचेस गुडविल। क्या होती है सर? परचेस गुडविल। ये परचेस गुडविल क्या है? जैसा कि वोडाफोन को बिजनेस में आना था टेलीकम्युनिकेशन का, उसने क्या किया? हज को बाय कर लिया। तो हज का एक ऑलरेडी गुडविल था, प्लस उसका नेटवर्क था, उसका ऑलरेडी एक कनेक्शन था टेलीकम्युनिकेशन लाइन में। तो उसने क्या किया? उस कंपनी को बाय कर लिया। तो उस कंपनी को बाय किया, जितना उसका वर्थ उससे ज्यादा उसने पैसा दिया, राइट। तो वहां से जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, वहां से जो आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की वजह से जो हमारा एसेट जनरेट होता है उसको गुडविल बोलते हैं। तो ये परचेस गुडविल है। परचेस गुडविल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? परचेस गुडविल यहाँ पे क्रिएट होता है जब आप खरीदते हैं, दैट इज परचेस कंसिडरेशन ग्रेटर देन क्या होता है सर? नेट एसेट्स। कोई भी कंपनी आप बाय आउट करेंगे नहीं करेंगे तो उसका एक गुडविल रहती है, राइट। तो गुडविल बेसिकली कैसे निकालता है? जितना उसका नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स बोले तो भाई एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी लेस करके नेट एसेट से यही आप टेक ओवर करोगे, और जितना आपने पेमेंट किया अगर वो पेमेंट उससे ज्यादा हो गया तो ये रिजल्टिंग क्या आती है सर? गुडविल आती है। तो एक तो परचेज गुडविल हो गया। अगर आपको मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश बिजनेस है आप उसको खरीद सकते हो, खरीद के फिर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहां से परचेज गुडविल जनरेट होती है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल विच विल टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, ये अच्छा खासा टाइम लेता है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या आता है? जो गुडविल आप खुद से जनरेट करते हो, खुद से जनरेट करते हो बेस्ड ऑन दी पास
एक्टिविटीज, पास एक्टिविटीज। आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, नाम होता है। धीरे धीरे नाम पहचान के साथ साथ आपका गुडविल का, आपका क्रेडिट लिमिट भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एरिया, आप अपने एरिया में अच्छे से रहते हैं, सबसे अच्छा से बातचीत करते हैं, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, सबका हेल्प करते नहीं करते हैं, तो एक आपका एरिया में एक गुडविल बनता है, आपका एक इमेज बनता है, राइट, है ना। अगर कल को कोई मारने नहीं आया नहीं आया तो 10 लोग खड़ा हो गए, इट मीन्स आपका रेपुटेशन है, दैट्स अ गुडविल। कोई आया बजा के चला गया, एरिया वाला भी कुछ नहीं बोल रहा, मतलब क्या है, कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं है आपका, समझ रहे हैं। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है जिसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारा क्या बताइए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन लोग जनरेट किया, राइट, एक ब्रांड वैल्यू कर लिया। लाइफ में याद रखिएगा, अगर किसी भी फील्ड में जाएंगे, स्पेशली बिजनेस वगैरह, इन्फ्लुएंसर वगैरह, किसी भी फील्ड में अगर आप ब्रांड एक बार बन गए तो भाई फिर तो पैसे के बारे में सोचना ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप नॉर्मल अगर जीन्स वगैरह पहनते हो, उसका प्राइस हार्डली कितना होगा, कॉस्टिंग 1000 रुपए, 700 रुपए, है ना। वो 700 रुपए का जीन्स रहता है, लेकिन वही अगर स्पाइकर का ब्रांड रहेगा, एफके का ब्रांड रहेगा, तो ये सारे ब्रांड में क्या होती प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। सिर्फ एक क्रोकोडाइल का एक स्ट्रक्चर बना देगा जींस में, वो प्राइस 7000 रुपये हो जाता है ना। लेडीज लोग का लेवी वगैरह बहुत सारा बैग है, गुची वगैरह का, क्या लगता है उसका कॉस्टिंग कितना होता होगा, कहाँ लाता होगा, इंपोर्टेड है क्या, इंपोर्टेड है, लेकिन फिर भी कितना कॉस्टिंग होगा, क्या 25 या 30 हजार का बैग होता है क्या वो सब, नहीं है ना। तो वो सारा किस लिए पैसा चार्ज करता है, बिकॉज ऑफ ब्रांड, क्लियर है। तो ये ब्रांड मेकिंग है सेल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हमें वैल्यूएशन सीखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, कैसे करके बनाएंगे। यहां पर दो बातें समझना आपको, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है बेस्ड ऑन दी पास्ट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एक होता है पास्ट प्रॉफिट के हेल्प से आप क्या करोगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। एक होता है फ्यूचर प्रॉफिट मेथड। कौन सा प्रॉफिट, फ्यूचर विच इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, विच इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपने ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर ऑलरेडी पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, रिमेंबर, वही सेम है, वही सेम है, ठीक है। सेम फार्मूला सब कुछ सेम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एक डिफिकल्टी आएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट मेथड कैसे क्या होता है, देखिए गुडविल आप ये अंदाजा निकालते हैं कि भैया फ्यूचर में हम अपना गुडविल से कितना पैसा कमाएंगे। ये गुडविल में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होता है, उसमें ब्रांड वैल्यू इंक्लूड होता है, इसमें आपका क्रेडिट लिमिट इंक्लूड होता है, समझ में आ रहा है, इसमें आपका इमेज वैल्यू इंक्लूड है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी स्टार है, आप शाहरुख खान को मिल लिए, आप शाहरुख खान को अपने बर्थडे में बुला सकते हैं, पता आपको आ जाएगा वो, लेकिन क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आप 10 करोड़ रुपए दीजिए, वो आगे नाच के जाएगा, क्या प्रॉब्लम, बात समझ में आ रहा है। आगे 10 करोड़ रुपए नहीं आएगा, वो उससे ज्यादा रेट है उसका, ठीक है। ये बीच में मैंने एक न्यूज पढ़ा था, शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम में एक पोस्ट करने का $1 बिलियन चार्ज करता है, विराट कोहली शायद 1 करोड़ रुपए लेता है एक इंस्टाग्राम में या ट्विटर वगैरह पे जो था ना, वो डालता, प्रमोट करता है किसी भी चीज को, ब्रांड को, वो लेने के लिए, वो जैसे एक पोस्ट करने के लिए वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करता है, समझ में आ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना रुपए कमाता होगा। तो वो जो कमाया है वो किस लिए कमाया है, एक पास रेपुटेशन, एक्टिविटीज, मेहनत करके एक ब्रांड इमेज तैयार किया है, जिसके वजह से वो फ्यूचर में अपना एक एडेड एडवांटेज रखता है अपना प्रोडक्ट के ऊपर में, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक नॉर्मल होता है और एक ब्रांडेड होता है। तो ब्रांडेड का मतलब क्या है, कॉस्टली, ब्रांडेड का मतलब क्या है, कॉस्टली। तो वो ब्रांड कॉस्ट वही रहता है, लेकिन वो ब्रांड अपना ब्रांड वैल्यू है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है। बीच में शायद जब आईफोन 7 आया था तो मैंने देखा था कि आईफोन 7 का स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज था जब 7 लॉन्च हुआ था। उसका कॉस्टिंग मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसका कॉस्टिंग केवल 13,500 रुपीज था, 13,500 रुपए को उनका टोटल कॉस्टिंग हो रहा था पर प्रोडक्ट का। एंड दे हैव सोल्ड वन फोन एट रुपीज 70 to 80,000 रुपीज। हाउ, बिकॉज ऑफ ब्रांड। एक ब्रांड है सर, और कुछ नहीं है। मतलब देखिए फोन तो ये भी है, ये वाला भी फोन ही है, राइट, लेकिन ये हाथ में रहता है ना, तो एक होता ना शो ऑफ, शो ऑफ, आप अपना स्टेटस बता रहे हैं, बस यही, और कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग में लिए थे ना तो मुझे भी काफी लग रहा था कि हाँ भाई ये वगैरह नॉर्मल है,
वही व्हाट्सएप, वही फोन, वही कॉल, वही चैट, खत्म। एक हफ्ता पहले थोड़ा जब लिए थे तो फोटो वगैरह थोड़ा ले रहे थे, खत्म, नॉर्मल। अब कहाँ फोटो वोटो लेते हैं, समझ गए? अब दुख हो रहा है। अच्छा, वैसे ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, पता है मेरे को, ठीक है। बहुत सारा होता है सर, बहुत सारा बेनिफिट भी होती है। लोग क्या होता है ना, जज करते हैं आपको, जैसे आपको जो काम 2000 में करोगे वही काम ये सारा चीज से 20,000 हो जाता है। आगे समझ में आएगा आप। देखिए सर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट मेथड होता है। ये फ्यूचर प्रॉफिट मेथड क्या है, बेसिकली आपका गुडविल का कंप्यूटेशन आप फ्यूचर के हिसाब से करते हो, एक्सपेक्टेड के हिसाब से करते हैं, राइट। तो दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड होता है जो कि फ्यूचर प्रॉफिट आपको निकालना है। लेकिन भाई इंसान आज है, कल का क्या होगा उसको पता नहीं है, तो फ्यूचर में कितना रुपया प्रॉफिट कमाएंगे कैसे पता कर सकते हैं? दिस इज वेरी चैलेंजिंग। और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका नहीं बनता है। आप बजट पढ़े हैं, रिमेंबर कॉस्टिंग में बजट पढ़े हैं ना आपने, तो बजटेड अपने लोग जो बनाते हैं तो टारगेट क्या रहता है, वो बजट को अचीव कर देगा ना। और वो बजटेड ऐसा रहता है कि साइंटिफिक बेसिस पे रहती है, अपने लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से बजट वगैरह। तो यहां पर भी आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना होगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेसिकली क्या होती है, एक्सपेक्टेड सेल्स होता है। आपको सेल्स कितना आप करोगे उस हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेड सेल्स का एक टारगेट लोगे, इससे लेस कर देंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट। क्या लेस करोगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब ये कॉस्ट में हर एक चीज आ गया, परचेज आ गया, जितना आ गया, जितना भी कॉस्ट वगैरह हर एक खर्चा आ गया, सबका आपको कौन सा मेथड लेना है? एक्सपेक्टेड मेथड लेना है। एक्सपेक्टेड समझ रहे हैं, मतलब एक एक खर्चों को इवैल्यूएट करना है, विदर रिसेशन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, कितना प्राइस होगा नहीं होगा, एम्प्लॉय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, प्रोजेक्ट क्या नहीं है, लॉट्स ऑफ प्लानिंग डू। तो ये आसान लोग का बस का बात नहीं है। ये लेस कर देने के बाद में जो हमारा आता है, ये आता है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब इसे टैक्स वगैरह जो भी मामला है उसको लेस वगैरह कर देने के बाद में इवेंचुअली जो हमारा प्रॉफिट आया, इसे नंबर ऑफ इयर्स बोलकर एक आता है कि कितने साल तक ये प्रॉफिट आप कमा पाओगे, कितने साल तक ये प्रॉफिट आप कमा पाओगे, विच रिजल्टिंग टू वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि ये मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल आता है सर, ठीक है। नाउ ये आपको देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स जॉब है सर। ये नॉर्मल बिजनेसमैन का हालत खराब हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए आपको हाईली एक्सपर्ट पीपल लाना पड़ेगा जो कि फ्यूचर फोरकास्टिंग वगैरह में बिलीव करते हैं। वो नजूमी वाला नहीं, इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा, वैसा वाला नहीं, राइट। एक्सपीरियंस होता है, जो लोग बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर डेटा, डेटा के हिसाब से, आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से, बहुत सारा लॉट्स ऑफ एनालिसिस वगैरह होता है, जिसके हिसाब से फ्यूचर में कितना आप करेंगे नहीं करेंगे, उस हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप इस चीज में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, तो मैं आपको बताता हूं कि इंश्योरेंस जो बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है ना, एक फ्यूचर बिजनेस होता है, कि एक्सपेक्टेड बिजनेस है, अनसर्टेनिटी के ऊपर में डिपेंड होता है, रिमेंबर। लेकिन उस बिजनेस में लॉस नहीं है सर। आप जितने भी इंश्योरेंस की कंपनी, वेदर LIC पकड़ लो, बजाज पकड़ लो, ठीक है, फ्यूचर जनरली पकड़ लो, जितने भी इंश्योरेंस की कंपनी, दे आर ऑल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आप एक्सपेक्टेड करो कि उनका एनालिसिस कितना स्ट्रांग होता है। उन लोग इस तरह से पॉलिसी निकालते हैं, एक पॉलिसी निकालते हैं, और जो भी लोग उस पॉलिसी में लेता है उनका प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने 10 लाख रुपए का कराया सर 10 साल के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट 70 to 80,000 क्या आता है सर? प्रीमियम आता है साल का, लाइफ इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस का बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे प्रीमियम कम होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम 70 to 80,000 का प्रीमियम है, राइट। अब ये प्रीमियम मनी पे आपका क्या रहती है कि अगर आपका 10 साल के अंदर में डेथ हो गया, तो आपको पूरा कितना रुपया मिल जाएगा? 10 लाख रुपया मिल जाएगा। और 10 साल के बाद में भी अगर आपका डेथ नहीं हुआ तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपने जितना पेमेंट किया प्लस उसका प्रीमियम मनी, जो भी उसका टारगेट मनी होगा, एश्योर्ड मनी होगा, वो मनी आपको 10 साल के बाद रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें फायदा आपको नजर किसका आ रहा है? अपना फायदा किसका नजर आ रहा है? जो इंश्योरेंस करा था उसका आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, राइट। लेकिन इस सिचुएशन में भी इंश्योरेंस कंपनी का एनालिसिस सोचिए कितना स्ट्रांग होता है, कि इस सिचुएशन में भी उन लोग प्रॉफिट कमाते हैं। उन लोगों को पता है कि मुझे 10 साल के बाद में इसको पूरा पैसा देना है, और अगर बीच में भाई साहब मर गया तो मेरे को पूरा रुपया देना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस सिचुएशन में प्रॉफिट कमा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो किस लेवल का एनालिसिस उन लोग करते हैं नहीं करते हैं। और इनका जो भी पॉलिसी वगैरह बनाता है ना, जो पूरा डिजाइन करता है,
स्ट्रक्चर करता है, पॉलिसी को बनाता है, पूरा अप्रूव करता है, करवाता है, वो एक्चुअरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुरियन बोलते हैं सर। दे आर दी पॉलिसी मेकर। इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क एनालिसिस इन्हीं लोग ही करते हैं। समझ में आ रहा है? जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह बड़े बड़े हाई प्लांट वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, नहीं हो गया, बनता है ना, उसका जो रिस्क टेकिंग है, कितना रिस्क है, कैसे करना है, नहीं करना है, वो पूरा प्लान अप्रूव एक्चुअली डिजाइन करता है सर। आप नेम इट, जितने भी प्लान आप लोग ने देखा है इंश्योरेंस कंपनी का जो भी है, सब के सब एक्चुअली डिजाइन करता है सर। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोफेशनल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सर। तो है ना, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसका 16 पेपर होता है, 16 इसका पेपर है, जिसको इन लोग ने 3 डिवाइड में किया है, 1, 2 एंड 3, इस तरह से। अगर आपने 16 पेपर का केवल 4 to 5 पेपर में निकाल लिया और इस पेपर में अगर आप यहां तक भी पहुंच गए ना सर, तो जॉब तो ऐसे ही है। इसका स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपीस पर annum होता है, पर मंथ होता है। 3 लाख रुपया पर मंथ होता है सर, इंडिया में। इंडिया में, समझ में आया? और पूरा ऑल ओवर इंडिया में, शायद इंडिया बेस में एक्चुअली ऑलमोस्ट 2, जब हम उस वक्त सीए की तैयारी कर रहे थे तो 120 था, अभी ऑलमोस्ट लेस देन 500 होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 500 लोग एक्चुअल में प्रोफेशनल सर्टिफाइड ग्रुप 3 स्टेज पास एक्चुअरियन है। इमेजिन करिए क्या होगा। और जितने भी एक्चुअरियन है, जितना भी बिजनेस वगैरह, सब आउटसाइड इंडिया में, एंड दे आर बेसिकली मिलियनर्स। वो मिलियनर्स हैं, उनके लिए कुछ सोचना नहीं है पैसे के बाद। ये बेसिकली जो मैथ्स वगैरह में स्ट्रांग होते हैं ना, जिनका 12 वगैरह में मैथ्स है, साइंस वगैरह में, स्टैट्स वगैरह, मैथ्स वगैरह में जो आप लोग पढ़े हैं, उस बेस में पूरा पूरा साइंटिफिक बेसिस पे। अभी तक किसी से मिले नहीं सर। बहुत इन लोग हाई प्रोफाइल चाहिए। देखिए, तो हमारा जो सिलेबस है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं है, वो पास प्रॉफिट मेथड है। क्या है ये? पास प्रॉफिट मेथड में पिछला साल का जितना भी प्रॉफिट वगैरह सब तो आपके डेटा में रहेगा। आप प्रॉफिट को निकालेंगे और उसे वैल्यूएट करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। इसमें मेथड आता है सर, इसमें मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। फिर आता है सर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आता है सर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। ये दोनों का फॉर्मूला क्या एग्जैक्टली सेम है, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट दोनों सेम होगा सर। और उसके बाद एक आती है सर एन्वेटी मेथड। ठीक है। ये दोनों कब करते हैं? बेसिकली आपको एक नंबर ऑफ ईयर गिवन दिया रहेगा। क्या गिवन दे रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या है बेसिकली, कि इस प्रॉफिट को कितना साल तक आप कमा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हैं, किस में जाते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस में। कोई एक नया पार्टनर को हम एड ऑन करते हैं, तो नया पार्टनर हमको क्या देता है? गुडविल का पैसा लाता है। वो गुडविल का पैसा एग्जैक्टली क्या है और ये नंबर ऑफ ईयर्स कैसे डिसाइड होता है, ये बहुत सारे लोग को पता नहीं है। सबको ये पता है कि नंबर ऑफ ईयर्स गिवन दिया रहता है, लेकिन भाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो डिसाइड होगा। अब जिसको गुडविल निकालना है तो एकदम 20 साल बोल देगा, तो नंबर ऑफ गुडविल तो बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ ईयर्स काफी डिपेंड है। ये क्या होता है कि कोई भी हम नया पार्टनर को लाएंगे तो हम तो अपने पास से प्रॉफिट काट के दे रहे हैं ना सर। सपोज मान लीजिए कि इन लोग दोनों ओल्ड पार्टनर है, मैं इनको ज्वाइन करूंगा, तो मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो दे बोथ विल्स आपका सैक्रिफाइस करेंगे, उन लोग अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे। जब प्रॉफिट को उन लोग सैक्रिफाइस करेंगे तो वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा, राइट? और मैं इनको गुडविल लाके दूंगा। तो गुडविल में नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है, जब मैं पार्टनर बनूंगा तो इनिशियल में बिजनेस को समझने में, काम करने में, ये करने में हम मेरे को टाइम लगेगा, है ना। लेकिन इवेंचुअली जब मैं अपना रोल को समझ जाऊंगा, जब मैं एक्टिव करूंगा, तो मैं खुद भी प्रॉफिट जनरेट करूंगा फर्म के लिए। जब मैं खुद प्रॉफिट जनरेट करना चालू करूंगा तो इन लोग का भी बिजनेस में मेरा लॉस नहीं होगा, दे विल आल्सो प्रॉफिट। जो लोग प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे थे वो इवेंचुअली कुछ सालों के बाद में वो प्रॉफिट क्या होगा, मेकअप करना चालू कर दूंगा। जो जितना टाइम लगेगा,
2 साल 3 साल जितना टाइम लगेगा वही एक्चुअल में नंबर ऑफ ईयर्स होता है। कि मुझे अगर बिजनेस में आएंगे तो मुझे प्रॉफिट कमाने में, मुझे प्रॉफिट फर्म को लाने में कितना टाइम लगेगा, उसी को नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा तो मेथड एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है, और जब नंबर ऑफ ईयर्स अगर गिवन नहीं दिया रहता तो मेथड कौन सा होता है सर? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। एन्युटी मेथड क्या है? एन्युटी मेथड बेसिकली यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे, रिमेंबर डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने पढ़ा है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके अपने लोग एन्युटी मेथड निकालते हैं। ठीक है, एक बार फार्मूला में आते हैं जल्दी से, क्या क्या है। एवरेज प्रॉफिट मेथड सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड सर। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे गुडविल इज इक्वल टू होती है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट में याद रखिएगा यहां पे जो प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिमेंबर कैश फ्लो वगैरह पे किए अपने लोग, तो जो ऑपरेटिंग आइटम है हमें केवल वही लेना है। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह है, कुछ इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना है, राइट, वो हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो जो केवल ऑपरेटिंग आइटम से प्रॉफिट आएगा हमें उसी प्रॉफिट को कंसिडर करना है जो हम बिजनेस से कमाए। बिकॉज हम गुडविल किसका निकाल रहे हैं? बिजनेस का निकाल रहे हैं, राइट, फर्म का निकालते हैं अपने लोग। तो बिजनेस जितना अर्न किया है आउट ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटी, उसी प्रॉफिट को अपने को निकालना है, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? इससे अपने लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, ये नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन दिया रहेगा, और मैंने नंबर ऑफ ईयर्स बता दिया कि नंबर ऑफ ईयर्स कैसे कंप्यूट होता है, याद रहेगा। अब ये एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना है, राइट, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अपने लोग इसका कंप्यूटेशन सीखेंगे। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है सर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नाउ ये सुपर प्रॉफिट का नाम कैसे आया? ये सुपर प्रॉफिट का नाम कैसे आया? तो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा बेटा सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक एक्सपेक्टेंसी लेवल होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका पापा या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी होने वाले पापा है जो भी आपको 10 लाख रुपया दे दिए, बोले कि बेटा ले बिजनेस कर। ठीक है, आपको बिजनेस करने के लिए दिए, तो कोई भी बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व होइएगा तो मुझे बताइए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि अगर आप कपड़ा का बिजनेस करते हैं तो वहां पर मार्जिन मान लीजिए 20% है। ठीक है, आपको नॉर्मल जितना भी बिजनेस है 20% सबका सब कमाता है साल में। ठीक है, एक्चुअल में साल में नहीं होता, साल में बहुत ज्यादा होता है, मैं साल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 10 लाख रुपए अगर आप कैपिटल लगाओगे और 20% आपका एक्सपेक्टेड है कि कम से कम इतना कमाना है, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख, विच इज नॉर्मल। आप 2 लाख तो सोच के थे कि भैया मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा, तो वो मेरा 2 लाख रुपया क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब आप उससे ज्यादा कमा लिए, अब आप उससे ज्यादा कमा लिए, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। जितना भी साल का था, 4 साल 5 साल, जो भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा उसका एवरेज निकाल लेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट आपने 2.5 लाख रुपया कमा लिया, कितना कमाया? 2.5 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट कैसा है? कभी 3 लाख हो गया, कभी 2 लाख हो गया, कभी 1.5 लाख हो गया, इस तरह से टोटल करने के बाद में 2.5 लाख रुपया आपने कमाया। तो सर मैंने 2.5 लाख रुपए एवरेज कमाया, जबकि मेरा एक्सपेक्टेड कितना था? 2 लाख। तो मैंने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया? 50,000। दिस इज माई सुपर प्रॉफिट। इसी को सुपर बोलता है। इन शॉर्ट में याद रखिएगा, नॉर्मल से ऊपर मतलब सुपर, नॉर्मल से ऊपर मतलब सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 2 लाख, उससे ज्यादा कमा ले तो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसा निकलता है? गुडविल निकलता है सर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है सर। नाउ सुपर प्रॉफिट में आते हैं। अब सुपर प्रॉफिट कैसा निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट, ये वाला जो आपने सीखा है, यही एवरेज प्रॉफिट माइनस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जितना आपने प्रॉफिट सोचा था, जितना आपने प्रॉफिट सोचा था,
दोनों से माइनस कर देते तो क्या निकल जाता है सर, सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। नाउ ये एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो याद रखेंगे एवरेज प्रॉफिट यहां भी निकालना था और यहां भी निकालना है। नाउ जो दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट पे, ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन दिया नहीं रहता है सर, ये अपने को निकालना है। क्या हुआ? अच्छा। नॉर्मल प्रॉफिट सर, क्लियर है? नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करके निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? 10 लाख रुपए आप कैपिटल लगाओगे और 20% क्या था आपका, एक रिटर्न था ना, तो आपने 10 लाख रुपए से 20% को क्या कर दिया है सर, मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गए। किस समझ में आ रहा है? तो 10 लाख रुपए क्या है एक्चुअल में मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बट यहां पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है वो लेना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी अपने को निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये हमें एवरेज प्रॉफिट, ये मेरा नोट नंबर 1 होगा, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये मेरा नोट नंबर 2 होगा सर। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे देगा कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेरे को अर्न करना है, राइट। ये नॉर्मल प्रॉफिट दो चीजों से जुड़ता है सर, एक होता है मार्केट रेस, एक होता है मार्केट रेट, मार्केट में कितना कमा रहे हैं, प्लस होता है यहां पर बिजनेस रिस्क, बिजनेस, एक होता है सर बिजनेस रिस्क। जितना रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो मार्केट से मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, ज्यादा रिस्क मतलब क्या है, मैं मार्केट से ज्यादा क्रेडिट में बेच रहा हूं, मैं मार्केट से कम मार्जिन में बेच रहा हूं, तो मेरा सेल्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो रिस्क अगर बिजनेस में ज्यादा लेंगे तो रिटर्न भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो नॉर्मली ये गिवन दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं गिवन दिया रहेगा तो मार्केट रिस्क बोलेगा और एक आपको रिस्क बोलेगा बिजनेस रिस्क। तो मार्केट रिस्क प्लस बिजनेस रिस्क दोनों को जोड़ देंगे, वो मेरा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। इनटू नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा हमारा गुडविल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नाउ अब थर्ड पे आते हैं अपने लोग, कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कैपिटलाइजेशन मेथड से, ये कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कब होता है, जब नंबर ऑफ इयर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया रहता है, याद रखिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कब करेंगे, व्हेन नंबर ऑफ इयर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड का दो है सर, एक हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कौन सा मेथड, एक हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्या होगा सर, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस यहां हो जाएगा सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ सर, तो एवरेज प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये दोनों सेम है, एक दूसरा भी इसका आता है सर सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों फॉर्मूला क्या है सर, सेम है, ये दोनों फॉर्मूला क्या है सर, सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड बोले, या तो सुपर बोले या तो एवरेज बोले, आप क्या करोगे, एक ही बना देना,
एक ही फॉर्मूला में करना है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों फॉर्मूला सेम है सर, ये दोनों फॉर्मूला सेम कैसे? सुपर प्रॉफिट को तोड़िए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही है ना सर। इसके बाद में ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको अलग अलग कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कट गया, इवेंचुअली क्या बचेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आ गया, सेम आया। तो दो में से जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड बोलेगा, दो में से कोई भी एक फॉर्मूला कर देंगे, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? नाउ सर लास्ट में जो हमारा मेथड है वो है एन्युटी मेथड, नंबर 4 एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर इनटू एन्युटी फैक्टर। ये एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा या क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं दिया रहता तो आप निकालना सीखें। रिमेंबर, परसेंटेज बोल देगा, 5 साल का बोल देगा, आपके पास फार्मूला है, फार्मूला से आप एन्युटी फैक्टर निकाल लो, निकाल के सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल आ जाएगा। बट अकाउंट्स में आपको ये एग्जाम पे गिवन दिया रहेगा, ठीक है। तो इन समराइज में अगर हम इसको समराइज करें और बताएं तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए केवल दो वर्किंग निकालना है। एक हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एक हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और दूसरा हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अगर एवरेज प्रॉफिट और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही निकाल लेंगे तो जो भी मेथड हमें बोलेगा सब मेथड में हमारा गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है? नाउ सर कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करके निकालते हैं? कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ये मेरा वर्किंग होगा, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जितने भी साल का आपको डेटा दिया रहेगा वो सारा साल का आपको एवरेजिंग करना है, एवरेज करके आप निकालोगे। बट वो जितना भी प्रॉफिट है वो सब का सब प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जब अपने लोग नेट प्रॉफिट लेते हैं तो वो नेट प्रॉफिट में सब आइटम रहता है, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग में। तो बेसिकली क्या करना है हमें? जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको उस प्रॉफिट से हटाना है। हटाने का मतलब क्या हो गया? अगर कोई खर्चा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो लेस किया हुआ तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और कोई इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड किया हुआ तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। समझ में आ रहा है? और कोई रेक्टिफिकेशन है, कोई एरर वगैरह होगा उसको भी क्या करना होगा सर? रिकंसाइल करना होगा। तो हमें मान लीजिए कि सर 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2021, 3 साल का है 2022 और 2023 का, ये 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर है? अब ये प्रॉफिट गिवन दिया रहेगा, आपको तीनों साल का एवरेजिंग करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपको जो प्रॉफिट गिवन दिया हुआ वो गिवन दिया हुआ नेट प्रॉफिट। क्या गिवन दिया हुआ? नेट प्रॉफिट। ये आपको सिर्फ प्रॉफिट बोला हुआ। अब आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में कोई टैक्स वगैरह का मामला है या नहीं है। अमन आवाज आ रहा है? आप देखोगे कि कोई टैक्स वगैरह का मामला है या नहीं है। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है या क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है?
अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया या क्वेश्चन में टैक्स वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोला है तो ऑलवेज एज्यूम क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर टैक्स दिया हुआ और आपको क्वेश्चन ने बोला कि ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप बैठाओगे। इसमें जो सबसे पहला चीज आप जो ऐड करोगे ना, वो ऐड करोगे टैक्स। क्या ऐड करोगे, टैक्स। जितना आपका टैक्स डिडक्ट हो गया ना, वो टैक्स को आपको क्या करना है सर, ऐड बैक करना है। ये ऐड बैक करके ये जो आएगा इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको लेके आपको काम करना है सर, ठीक है, इसको लेके काम करना है सर। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करोगे। बट यहां पे जो टैक्स डिडक्टेड है उसका थोड़ा सा मामला है सर। एग्जाम्पल के तौर पे नेट प्रॉफिट मेरा 100 है, या मान लीजिए नेट प्रॉफिट मेरा 60 है और टैक्स यहां पे 40% बोला है। कितना परसेंट बोला है, तो आप 60 का 40% निकाल देंगे। नहीं समझे शर्मा जी, बताइए। प्रॉफिट कितना है, 60 है और टैक्स 40% है, तो 60 का 40% आ जाएगा, है ना सर। इसी के ऊपर तो निकालेंगे 40%। टैक्स किस पे निकलता था, ये ऑलरेडी लेस किया हुआ है ना सर। तो टैक्स किस पे निकलता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकलता था। इसके ऊपर में 40% करेंगे तो आएगा सर। तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है, नहीं हम तो क्लास रख दिए ना, अचानक से मैसेज किया अभी। देखिए इसके ऊपर में निकालते हैं सर। अगर ये 100 है तो ये 40 होगा, तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये कितना होगा, 60 होगा। अगर आपको टैक्स डिडक्टेड निकालना है तो ये आपको कैसे करके निकालना होगा सर, जितना भी टैक्स का परसेंटेज दिया रहेगा वो परसेंटेज आप क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 40 होगा, लेकिन ये 40 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू किसके ऊपर में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर में, है ना। ये 60 के ऊपर में 40 मल्टीप्लाई करना है, बट कितना करना होगा आपको, 40 यहां से 100 माइनस ये जो मेरा टैक्स का परसेंटेज है इसको आपको माइनस करना होगा। मतलब यहां पर आप 40 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करोगे, यहां कितना होगा, 40 डिवाइड बाय 60 होगा। अगर टैक्स 70 पर, अगर टैक्स 30% है तो यहां इसके ऊपर चार्ज क्या करोगे, 30 डिवाइड बाय 70 करोगे आप। समझ में आ रहा है, बिकॉज ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे 60 था, ऊपर में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 40 करेंगे, लेकिन यहाँ डिवाइडेड बाय कितना होगा, 60 होगा। समझ रहे हैं, तब हमारा टैक्स का अमाउंट निकल जाएगा 40, तो ये इक्वल टू हमारा 100 आएगा। क्वेश्चन में टैक्स का कोई इश्यूज नहीं देगा, आप डायरेक्टली क्या करोगे सर, पीबीटी करोगे। क्लियर है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, मतलब टैक्स अपने लोग एड ऑन कर दिए। अब यहाँ पर याद करिए, फाइनल अकाउंट कर चुके हैं आप, जितना भी खर्चा वगैरह सब ले लेते थे अपने लोग, अदर एक्सपेंसेस वगैरह कहीं भी करके, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सबका सब क्या हो गया, एड ऑन हो गया। तो जो ऑलरेडी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा ऐड हो गया है उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना। और जो ऑलरेडी हमारा ऐड हो चुका है, जो हमारा लेस हो चुका है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो खर्चा ऑलरेडी लेस हो जाता है, तो यहां पर एडेड बैक करेंगे सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सर एबनॉर्मल लॉस। क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस। इसमें आता है सर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें आता है सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। समझ में आ रहा है। इसमें आता है सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑफ एसेट्स को बेच के जो भी लॉस वगैरह आया है वो सारा। इसमें आएगा सर एनी रिटर्न ऑफ, याद है रिटर्न ऑफ जो अपने लोग करते हैं, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या लेस करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो था उसको लेस कर देते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा कोई रेक्टिफिकेशन हो गया, कोई एरर हो गया, क्या हो गया सर, कोई रेक्टिफिकेशन है,
एरर वगैरह है, वो सारे को अपने लोग एडजस्ट करेंगे। समझ रहे हैं? अब ये जिस साल में बोलेगा उस साल में करेंगे। आप नॉर्मल लॉस 2022 में हुआ तो 2022 में करेंगे, 21-23 में कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? जिस साल बोलेगा उस साल करना पड़ेगा सर आपको। इसके अलावा लेस होता है, लेस में क्या होगा सर? उल्टा, अब जो ऐड हो गया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो मेरा क्या होगा? लेस होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा सर? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? ऐड हुआ, तो एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाएगा सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। समझ रहे हैं? ये जितना भी आइटम है सबको क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। ये लेस करके जो मेरा फिगर आएगा, ये लेस करके जो मेरा फिगर आएगा, और कोई भी रेक्टिफिकेशन एरर वगैरह हो गया, रिवैल्यूएशन वगैरह हो गया, वो सारे को भी एडजस्ट करना है। प्रॉफिट में कुछ गलती हो गया, प्रॉफिट में कुछ गलती हो गई, ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और भी कुछ ऐसा गलती वगैरह है, राइट? परचेज ऑफ मशीनरी बट इंक्लूडेड इन मशीन, इंक्लूडेड इन परचेज, रिपेयर्स टू मशीनरी इंक्लूडेड इन मशीन, राइट? ये सारा एरर वगैरह आपको देगा, तो ये सारा एरर को क्या कर देंगे सर? एडजस्ट कर देंगे। ये एडजस्ट करके ये जो मेरा प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को क्या बोलना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्लियर है? ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया सर। अब हमें क्या करना है सर? एवरेज करना है। क्या करना है? एवरेज करना है। क्लियर है? अब हमें यहां पर इस प्रॉफिट को लेके क्या करना है सर? एवरेज करना है सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसको एवरेज करना है ना। अब जब एवरेज करने के लिए जाएंगे, एवरेज करने के लिए जाएंगे, देयर आर टू टाइप्स, दो तरह से एवरेजिंग कर सकते हैं। कितनी तरह से? अब अब इसके बाद क्या करना है सर? आपको एवरेजिंग करना है, राइट? तो जब एवरेजिंग करेंगे तो यहां पे दो तरह का एवरेज होगा सर। एक होगा सिंपल एवरेज, एक होता है सर सिंपल एवरेज। एक होगा सर सिंपल एवरेज और एक होगा वेटेड एवरेज। समझ में आ रहा है? एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में कैसे करके निकलेगा प्रॉफिट? मान लीजिए ये जो मेरी प्रॉफिट है, ये जो मेरी प्रॉफिट है, ये मेरा फर्स्ट ईयर का ना, इसको मान लिया P1, ये हो गया P2 और ये क्या होगा? P3, थर्ड ईयर वाला प्रॉफिट है ना। ये हम अमाउंट जानने के लिए, आपको फॉर्मूला बताने के लिए बता रहे हैं। ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया सर, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्रॉफिट हो गया। अब अगर सिंपल एवरेज बोला, सिंपल एवरेज बोला तो आप कैसे करके एवरेजिंग करोगे? एवरेजिंग क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज टोटल सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये मेरा एवरेज में कौन सा हुआ? सिंपल एवरेज। क्लियर है? नाउ वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? वेटेड एवरेज में अपने लोग ईयर्स को वेट मानते हैं। क्या मानते हैं? वेट मानते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला वेटेड एवरेज में क्या होगा? दैट इज P1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस P2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस P3 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, सो ऑन। 4 साल का रहेगा तो P4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये जो अपने लोग के हैं, ये मेरा कौन सा एवरेज हो गया सर? वेटेड एवरेज। क्लियर है? ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया सिंपल एवरेज में करना तो सिंपल में करोगे, क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज बोल दिया तो वेटेड एवरेज में प्रॉफिट निकाल लोगे। व्हाट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट? अगर क्वेश्चन अगर साइलेंट रहा, क्वेश्चन क्या रहा? साइलेंट रहा। क्वेश्चन साइलेंट रहा, कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्या करेंगे सर? यहाँ पे चेक करेंगे वेदर ट्रेंड है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे? वेदर, चेक वेदर प्रॉफिट आर इन ट्रेंड है नहीं, प्रॉफिट आर इन ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या होता है सर?
ट्रेंड क्या होता है सर? अगर प्रॉफिट अगर अपवर्ड या तो डाउनवर्ड ट्रेंड पे, अपवर्ड या तो डाउनवर्ड ट्रेंड पे, ये ट्रेंड का मतलब क्या होता है सर? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो एकदम बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा तो एकदम बढ़ रहा है, घट रहा तो एकदम घट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेंड, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट को आप चेक करोगे, इस साल प्रॉफिट 10,000 था, फिर 12,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ, कितना हुआ? 15,000। तो ये बढ़ रहा है। इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलवेज स्लैब क्या आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है, राइट? तो ये ऑलवेज ग्रो कर रहा है। अपने लोग जब चार्ट देखते हो तो चार्ट देख के क्या समझ में आता है? चार्ट देख के उसका पूरा जितना भी 10 साल का एक चार्ट मिलता है, राइट, प्रॉफिट का, तो 10 साल का चार्ट देख के अपने लोग को पूरा समझ में आता है ये कंपनी क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। तो ये ट्रेंड हो गया सर, कि बढ़ रहा है तो एकदम बढ़ रहा है। तो अगर कोई ट्रेंड रहा तो दो तरह का ट्रेंड होता है, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। अब किसी का लॉस आ रहा है तो उसका कैसे होगा? यहां से प्रॉफिट था, अब ऐसे ऐसे इस तरह से करके आएगा। तो ये चार्ट से कम, ये चार्ट से क्या समझ में आ रहा है? इसका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो अगर ट्रेंड रहेगा प्रॉफिट में, प्रॉफिट अगर या तो बढ़ेगा या तो सिर्फ घटेगा, तो आप फॉलो क्या करोगे? वेटेड एवरेज। क्या फॉलो करेंगे सर? वेटेड एवरेज। क्लियर है? और अगर कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, उसका मतलब कैसे होगा सर? उसका मतलब कैसे होगा? आपका चार्ट इस तरह से दिया रहेगा, आपका चार्ट ऐसे है, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, समझ रहे हैं? तो ये चार्ट देके क्या समझ में आ रहा है? कि प्रॉफिट बढ़ा था, फिर घट गया, फिर बढ़ा है, फिर घट गया। बात समझ में आ रहा है? तो किसी किसी कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो तरह से अपने लोग चेक करते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको बोलते हैं अपने लोग डिटेल गो थ्रू देयर बैलेंस शीट, पीएल एंड ऑल वगैरह। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। दिस इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। जो कंपनी का आप लोग जाओगे ना चार्ट वगैरह, तो 5 ईयर्स का क्लिक करोगे, पूरा उसका एक चार्ट के फॉर्म में आ जाएगा। एक बार चार्ट होता है, पढ़े आप लोग बार चार्ट वगैरह, राइट? स्टैट्स में जो अपने लोग एनालाइज करने के देखते हैं, क्रिकेट वगैरह में देखते होंगे आप, रिमेंबर, इस तरह से चार्ट वगैरह आता है। तो वो चार्ट देखने से क्या होता है? इंसान को समझ में आता है कि हाँ भाई 21 ओवर में ज्यादा मारा है, कहाँ पे विकेट गिरा, नहीं गिरा, राइट? तो इंसान को वो चार्ट देखने से पूरा 50 ओवर का कहानी समझ में आ जाता है, राइट? सेम यहां पर भी है। अब यहां पे देखिए, ये चार्ट देखने से क्या लग रहा है? कोई ट्रेंड है क्या? अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। कोई ट्रेंड अगर नहीं रहेगा तो अपने लोग क्या लेंगे वहां? सिंपल एवरेज। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, जैसे भी करके आप एवरेज प्रॉफिट निकालनी है ना। बट ये एवरेज कौन सा है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ। ये निकाल लेने के बाद में से अब यहां पे कुछ कुछ ऐसी खर्चे हैं जो कि अभी तक इनकर नहीं हुआ है, फ्यूचर में इनकर होगा। बिकॉज मुझे तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर का निकालना है ना भाई, कितना प्रॉफिट मैं आगे कमाऊंगा। तो कुछ कुछ ऐसा खर्चा हो सकता है कि जो कि अभी इनकर नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में होगा। तो वो सारा एक्सपेंसेस को क्या करना है सर? लेस करना है। दैट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो अपने लोग फ्यूचर में इनकर करेंगे, जो अभी तक इनकर नहीं हुआ, जो अभी तक इनकर नहीं हुआ, वो खर्चा लेस होगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बताइए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये बहुत सारा बिजनेसमैन का प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दैट इज ओनर्स या तो फिर प्रोपराइटर सैलरी, प्रोपराइटर सैलरी, या तो फिर मैनेजर सैलरी, या तो फिर मैनेजर सैलरी। आपको पता है कोई भी नया बिजनेस होता है तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्टार्टिंग पे जो भी ओनर होता है, जिसका बिजनेस होता है, वो जी जान लगा देता है। लेकिन वो कितने साल तक जी जान लगाता है? जिंदगी भर तक। क्या? जब तक का बिजनेस स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाए। वंस इट विल गेट स्ट्रीमलाइन ना, आगे बढ़ गया, अच्छे अच्छे लोग मिल गए, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय होंगे, तो उसके बाद क्या करता है? वो अपना रोल जो खटता था, मेहनत करता था, वो अपनी जगह पे किसी और को रखता है, राइट? जैसा कि मेरा एक फ्रेंड है, जब वो कंप्यूटर का बिजनेस करता है, जब वो कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया था तो घर घर में खुद से जाके कंप्यूटर का डिलीवरी देता था और कंप्यूटर को फिट करता था। समझ में आ रहा है? नियर अबाउट हम 2010-11 के बारे में बात करें,
10-11 साल पहले तो खुद से जाके मेहनत करता था। उस वक्त कंप्यूटर का दौर था, रिमेंबर? अभी तो सबके पास ऑलमोस्ट है, लेकिन उस वक्त नया नया था, एक्सपेंसिव भी था और काफी डिमांडिंग भी था कंप्यूटर के टाइम में, 10 से 11 साल पहले। तो घर में जा जाके फिटिंग करता था सबका, माल वगैरह लोड करके लेके जाता था कंधा वगैरह में, 2-2 पीसी 3-3 पीसी, काफी मेहनत किया है। अब वो 10 साल में काफी ग्रो कर लिया। अब ग्रो करने के लिए, अब ये सारा काम करने के लिए वो क्या किया, लोग को हायर कर लिया। ये सब काम पता है उसको, पूरा कंप्यूटर फिटिंग करना आता है, ए टू जेड करना आता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ कर लेता है। सबका आइडिया है, क्यों? बिकॉज उसने किया है। लेकिन वो जिंदगी भर ये काम नहीं करेगा। आज चांदनी में ऑलमोस्ट 4 से 5 दुकान है, करोड़पति हो गया सर। अच्छा खासा फ्लैट लिया है, 1.5 करोड़ में एक फ्लैट खरीदा है। अब ये गाड़ी लेने वाला है, गाड़ी है ही एक मर्सिडीज लेने वाला है। तो समझ में आया? तो इंसान एक बार मेहनत कर लिया, स्ट्रीमलाइन कर लिया, उसके बाद क्या करता है सर? वो अपने लोगों को हायर करता है। तो स्टार्टिंग में आपका मैनेजर का सैलरी इनकर अभी नहीं हो रहा है, अभी इनकर नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन जब आप बाद में जब कंपनी ग्रो करेगा तो अपनी जगह में आप किसको अपॉइंट करोगे? मैनेजर सैलरी, ओनर्स प्रोपराइटर सैलरी, उसको आप अपॉइंट करोगे। तो इसको भी अपने लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल के क्या करते हैं? लेस करते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करिएगा तो किसी और को लाएंगे करने के लिए, तो उसको तो पैसा देना होगा। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक डिसीजन। आपके पास दो ऑप्शन है, जैसा कि जॉब का आपके पास ऑप्शन रहता है, राइट? और आपका बिजनेस का ऑप्शन है। अगर आप जॉब करेंगे तो आपको 20,000 रुपया सैलरी मिल जाएगा। आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप डिसीजन लिए कि नहीं, आई हैव टू गो फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस में आपका मिनिमम टारगेट कितना अर्न करना होगा? 20,000। मिनिमम टारगेट कितना करना होगा? 20,000, बिकॉज 20,000 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच यू आर गेटिंग। अभी कभी आपको 20,000 रुपया एक आदमी देने को तैयार है, आप उसके पास काम करेंगे, लेकिन फिर भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको कम से कम कितना रुपया कमाना है? 20,000 रुपया तो कमाना है, जिसको अपने लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर 20,000 रुपया आप बिजनेस से नहीं कमा पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नुकसान में हैं। तो आपको क्या चॉइस करना चाहिए? डिसीजन, जॉब करिए आप। समझ में आ रहा है? तो डिसीजन जब भी लीजिएगा लाइफ में आगे चल के नहीं भी, तो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मैं कितना रुपया बना रहा हूं, और यही चीज मैं अगर किसी और के लिए काम करूंगा, किसी के अंडर में रहूंगा, तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूँ, या अगर मान लीजिए 70 to 80% भी आ रहा है, लेकिन मेरा फ्यूचर के ग्रोथ है, एक टारगेट है, एक पर्सपेक्टिव है, तो आप इवेंचुअली आगे जाओगे। जब मैं जॉब में था तो मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया सैलरी था सर। अभी मेरा तो ऑलमोस्ट अगर रहता तो मेरा 2.5 से 2 लाख रुपया हो जाता। समझ में आया? तो वो मेरा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, दैट इज 1 लाख रुपीज एट अ टाइम ऑफ आई हैव लेफ्ट माय जॉब। लेकिन वो एक सर्टेन समहाउ एक था कि नहीं भाई मैं इतना कमा लूंगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 70 to 80% में मेट हो जाता है, विच इज वेरी गुड, आप अपना करिए। बिकॉज जब अपना करने के लिए जाओगे, उसमें जो बेनिफिट है और उसमें जो मतलब पॉइंट है, क्या बताएं सर, अलग ही है। समझ में आया? हाँ, अभी लॉकडाउन आ गया तो गंदगी हो गया वो अलग बात है, काफी ज्यादा गंदगी हो गया था। बट मेरे बॉस मुझे बुलाए थे कि आ जा, लॉकडाउन हो गया, पापा वगैरह का भी न्यूज पता चला। बट रीजन क्या है ना सर, बहुत शान शौकत से आप छोड़ के जाते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए एक रेस्पेक्ट वाला चीज ज्यादा मैटर करता है, भले ही भूखा रह जाए, बट हाँ वो चीज है, झुकेगा नहीं सर, जो भी हो होगा ना, वही इंपॉर्टेंट। और कुछ ना, मेरे को बहुत बोलेंगे आ जाओ मैनेजर पोजीशन पे, दे देंगे, दे देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। समझ में आया? ये चीज लेस कर देते हैं सर। ये लेस कर देने के बाद में एक और आता है, लेस करते हैं एक्सपेक्टेड टैक्स। क्या लेस करते हैं? एक्सपेक्टेड टैक्स। ये एक्सपेक्टेड टैक्स लेस कर देते हैं। ये लेस करके जो आता है, यही मेरा आता है सर एवरेज प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं सर एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? यही मेरे एवरेज प्रॉफिट आता है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव टेकन डिसीजन, आई एम गुड। अब मैं ठीक हूं। हो गया?
तो ये हमारा फर्स्ट वाला है सर, इसको देख लीजिएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतना सारा मैंने लिखा है, इतना नहीं रहेगा जो अपने लोग करेंगे। तो ये मैंने पूरी फॉर्मेट बता दिया। सबसे पहले क्या होता है नेट प्रॉफिट, टैक्स अगर लेस किया हो तो टैक्स ऐड कर देंगे पीबीटी, इससे ये सारे आइटम ऐड हो जाएगा, ये सारा आइटम लेस हो जाएगा। इनकम वाला जो भी एडेड है वो लेस होगा, लॉसेस जो मेरा लेस ऑलरेडी हो चुका है वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कोई रेक्टिफिकेशन और एरर्स आपको दिया रहेगा, ठीक है। वो सब कर लेने के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। देन अपने को क्या चेक करना है, एवरेज लेना है। अब एवरेज क्वेश्चन में बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो फिर प्रॉफिट को चेक करेंगे। प्रॉफिट अगर टेंड में रहेगा तो सिंपल और वेटेड, टेंड में रहा तो वेटेड होगा, नहीं रहा तो सिंपल होगा। ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। एवरेज प्रॉफिट लेने के बाद में कुछ कुछ ऐसा खर्चा है जो कि मेरा फ्यूचर में इनकर होगा, अभी इनकर नहीं हुआ, उसको लेस कर देंगे। कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोपराइटर सैलरी, मैनेजर सैलरी, इंश्योरेंस, फ्यूचर वगैरह का कुछ आपका मतलब कि प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट है, वो सारे आइटम को लेस कर देंगे। फिर लेस होता है एक्सपेक्टेड टैक्स। क्या लेस होगा, एक्सपेक्टेड टैक्स। ये लेस करके जो है इसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है। उसके बाद सर नोट नंबर 2 पे कंप्यूटेशंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कंप्यूटेशंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंप्यूटेशंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर है। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड जब अपने लोग निकालते हैं तो इसका दो तरीका होता है निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड का। और अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सा निकालना है, एवरेज। रिमेंबर कौन सा निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो मेथड होता है। एक होता है एसेट्स अप्रोच। कौन सा अप्रोच, एसेट्स अप्रोच। और एक होता है सर लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटीज अप्रोच। अच्छा, ये मैट में कुछ जगह मैंने स्पेस दिया था वहां पे रखने के लिए, अगर आप वहां पे लिखते तो ज्यादा बेटर होता। मैट मैंने जगह छोड़ा था लिखने के लिए। एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटीज अप्रोच। सर एसेट्स अप्रोच का फॉर्मूला में क्या आता है सर, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये लेस करके जो आया ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, फिक्स एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, फिक्स एसेट्स डज नॉट इंक्लूड एनी गुडविल। अगर अंदर में ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, सिंस अपने लोग गुडविल का ही कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो अंदर वाला गुडविल को ऐड करेंगे। अरे गुडविल ही निकाला तो तुम गुडविल कैसे ले लेगा भाई। तो अंदर में अगर गुडविल दिया रहेगा तो उसको कंसिडर्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या बताइए, सिंस अपने लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिए हैं क्या, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट
देखिए सर, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब ये जो एवरेज नहीं निकला, ये क्या निकला? बिकॉज आप ये बैलेंस शीट का डेटा ले रहे हैं ना सर, ये आप डेटा किसका ले रहे हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनता है? एट द एंड में। तो यहाँ जो भी आप डेटा ले रहे हैं सर, तो क्लोजिंग का डेटा ले रहे हैं, तो यहाँ जो कैपिटल भी निकलेगा वो कौन सा डेट का निकलेगा? क्लोजिंग का। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है सर। एवरेज कैसे करके निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं सर? एवरेजिंग ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेजिंग कैसे करके करेंगे? ठीक है, तो यहां पर डिपेंड करता है कि डेटा आपको कैसा गिवन दिया हुआ। अगर आपको डेटा मोर देन 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ, 3 इयर्स और मोर, क्या डेटा दिया हुआ? 3 इयर्स और मोर, 3 साल या तो उससे ज्यादा का दे दिया है, तो वही वाला लॉजिक जो अपने लोग एवरेज प्रॉफिट के साथ सीखे, ये एवरेज प्रॉफिट के साथ के सीखे। यहां पर भी एवरेज में सिंपल और वेटेड दोनों हो सकता है, राइट। तो अगर 3 इयर्स और मोर पे रहेगा तो आइदर क्या होगा, या तो सिंपल होगा, अगर टेंड में रहा, किस में रहा? टेंड में रहा। टेंड में क्या होता है, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। अगर टेंड रहा तो कौन सा एवरेज ले लेंगे? वेटेड। कौन सा ले लेंगे? वेटेड। और अगर नो टेंड रहा तो क्या लेंगे? सिंपल एवरेज। क्या लेंगे? सिंपल एवरेज। जैसा आपने लोग वहां पे पढ़े थे, यहां पर भी सेम होगा। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल का दिया हुआ है, तो जैसा आप वहां पे एवरेजिंग करने के लिए यूज किए मेथड, यहां पर भी वही करोगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको बोल दिया तो क्वेश्चन का बात मानोगे या इसका बात मानोगे? क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब करिएगा, ठीक है। वहां मत लिख दीजिएगा मेरा सर बोला है। हो गया। अगर आपको 2 साल का डेटा दिया रहेगा, आपको अगर 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा, 2 साल का, तो 2 इयर्स का डेटा दिएगा तो मतलब क्या हो गया सर? ईयर 1 का डेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 1 प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा सर? 2 हो जाएगा। एवरेज है ना। 3 साल का डेटा में ना टेंड वगैरह चेक करना है, 2 साल का डेटा में टेंड चेक करना है क्या? कोई फर्क नहीं। क्लियर है। अगर आपको 1 ईयर का डेटा दिया रहा, 1 ईयर का, 1 ईयर का डेटा दिया रहेगा, तो यही चीज आपको समझना है। अगर 1 ईयर का डेटा दिया रहेगा तो यहां पे जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो मेरा अमाउंट था, उससे लेस कर दोगे। यहां पर लेस में लिखो हाफ ऑफ पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। पिछला साल का, लास्ट ईयर का पैट, कौन सा पैट? रेक्टिफाइड। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट, ये जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इस साल का तो प्रॉफिट आएगा ना, यही तो लास्ट ईयर का हो गया, यही तो लेटेस्ट हो गया ना भाई। तो इस साल का जो प्रॉफिट आएगा, ये तो प्रॉफिट आप निकालोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी का आधा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसी का आधा। और वो आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाएगा, है ना। तो ये आधा लेस करके जो आएगा, ये मेरा होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किस लिए है? हाफ ऑफ द पैड किस लिए है? यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, है ना। ये मेरा ओपनिंग है और ये मेरा क्या है? क्लोजिंग है। हमें क्लोजिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, बट हमें क्या चाहिए? हमें एवरेज चाहिए, हमें ये चाहिए। यहां से लेके यहां तक का जितना भी एसेट्स लायबिलिटी सब रहेगी। यहां पे चेंजेस क्या होता है? प्रॉफिट। क्या ऐड होता है? प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया, जितना भी 1 साल का प्रॉफिट था उसका आधा मैं अगर प्रॉफिट लेस कर दूंगा, आधा मैं प्रॉफिट लेस कर दूंगा, तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? एवरेज में आ जाएंगे। तो यही मेरा एवरेज हो गया सर। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था, उससे लास्ट ईयर का जो पैट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आधा उससे लेस कर देंगे तो हम कहां पहुंच गए? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है।
जितना जितना अच्छा यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना सर, इससे फिर टैक्स पहले लेस होगा, फिर जो आएगा फिर उसका आधा लेना होगा आपको। सपोज टैक्स 40% है तो यहाँ आपको इंटू 60% करना होगा, फिर उसका आधा यहाँ पर आपको क्या करनी होगी सर, लेस करनी होगी। क्लियर है? 2 मिनट 5 मिनट लीजिए, पढ़ के एक बार ये दोनों वर्किंग को देख लीजिए। वर्किंग को देखिए, बस अब सम करना अपने को, वर्किंग अब सम करना है, बस खत्म। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर कर लेंगे तो फिर शेयर्स भी करवा देंगे, टाइम है अपने पास। एग्जाम में आएगा, दोनों को ऑप्शन में रखेंगे। एप्लीकेशन नहीं करवाएंगे, देखते हैं एप्लीकेशन कराएंगे। हो गया सर? डायरेक्टली ईयर वाइज पे आइए। वीडियोस जो है उसमें ये पूरा चैप्टर वगैरह, पूरा ये सम वगैरह सब कंप्लीट है। हाँ, अब बात कर रहे थे और फिर आप बताते हैं तो बंद कर देते हैं, तो इंटरनेट और फिर आप ऑन करते हैं। देखिए ईयर वाइज पे ये 2019 बनाएंगे। पढ़िए। From the following information, compute the value of goodwill as per capitalizations of average profit method. बहुत झमेला है। पढ़िए। From the following information, compute the value of goodwill as per capitalizations of average profit method. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है?
15 लाख रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया आपको, और टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30%। ईयर एंडेड है, और ये क्या दिया सर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स है? तो टैक्स लेस करने की जरूरत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल प्रॉफिट दे दिया आपको। अब क्या बोला? नॉन ट्रेडिंग इनकम ₹10,000 एंड डिबेंचर इंटरेस्ट ₹20,000 ऑन एन एवरेज इंक्लूडिंग इन द पीएल स्टेटमेंट। ये एवरेज के हिसाब से दिया हुआ, किसके हिसाब से? तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग इनकम और डिबेंचर इनकम को पहले लेस कर देना है, पहले कर देना है, लेकिन ये ईयर के हिसाब से इनकर नहीं हुआ। ये बोला ऑन एन एवरेज हर साल इतना अमाउंट इंक्लूडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पहले एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज। एवरेज निकाल लेने के बाद नॉन ट्रेडिंग इनकम ऑलरेडी एडेड होता है, तो उसको क्या करना होगा? लेस करना होगा। और डिबेंचर इंटरेस्ट लेस हुआ रहता है, उसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया सर, तो गुडविल निकल जाएगा। बनाते हैं इसको, चलिए। $2019 एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में कौन सा एवरेज करना है? कुछ बोला है क्या? एवरेज कौन सा करना है? सिंपल या वेटेड? कुछ बोला है क्या? सिर्फ एवरेज है। तो क्या चेक करेंगे? ट्रेंड। क्या ट्रेंड है क्या? नूर जी ट्रेंड है क्या? कैसे समझ में आया? समझाइए हमको। हट थोड़ा। कैसे, कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ? समझ में आया ट्रेंड का मतलब? तो अप होगा या तो फिर डाउन होगा। बहुत सालों के बाद में वो करेक्ट आंसर दिया। अच्छा लगा हमको कि फाइनली उसको कुछ समझ में आया है और वो एक प्रॉपर जवाब दी है। अब हमको लग रहा है कि अकाउंट में पास हो जाएगी वो। क्लियर है सर? तो यहाँ पर एवरेज करेंगे, कोई यहाँ ट्रेंड वगैरह नहीं है सर, तो एवरेज करिए, निकालिए। 2,75,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाई कितना साल है? 5 साल। टोटल जोड़ के कितना हो गया? 2,6,7 ऐसे कौन बोलता है रे? 2,67,000 5 करके पहले टोटल बोलिए ना। आपका दोस्त नहीं आया रोही? छोड़िए, उन लोग दोनों नहीं आया बॉस। हाँ, 13,35,000। $2,67,000 हो गया। अब इसमें से ऐड लेस करेंगे ना, क्या बताइए? नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होगा? समझिए, 10,000 20,000 की कौन सा ऐड कौन सा लेस बताइए? ओ श्यामा बुझ गए हो, छोड़ दो, टाइम हो गया। सर नॉन ट्रेडिंग इनकम 10,000 रुपया, राइट? आपने लोग क्या सीखे थे? ऑपरेटिंग निकालना है। ये सारा नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है ना, तो इनकम क्या हो गया? नॉर्मली ऐड होता है। तो अभी इसको तो ऐड नहीं करना था, लेकिन ये ऐड हो चुका है, तो क्या करेंगे? तो लेस में लिखे नॉन ट्रेडिंग इनकम। कितना रुपया?
और ऐड क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना रुपया सर, कितना आ जाएगा, 2,77,000। दिस इज व्हाट माय एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, therefore goodwill is equal to average profit divided by normal rate of return माइनस क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए दे दिया था ना, ये दे दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो एवरेज प्रॉफिट कितना रुपया, 2,77,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15 लाख। लेस कर दो, कितना आ गया, बोलिए कितना आ रहा, वन टू 12,70,000 होगा। हो गया सर। क्लियर है 2019 वाला, 2018 वाला पे आइए। दो 2018 पे पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 31 मार्च 2017। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10%, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद डिबेंचर है, उसके बाद में डिबेंचर है, फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड, क्रेडिटर, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें दिया हुआ ये कौन सा मेथड है एक्चुअल में, एसेट्स अप्रोच से निकलेगा या कौन सा अप्रोच से निकलेगा, लायबिलिटी अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला था, एक था एसेट्स और एक था लायबिलिटी। तो यहाँ एसेट्स का इन्फॉर्मेशन है क्या, तो यहाँ पर निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, बट कौन से मेथड से, लायबिलिटी मेथड से। यहाँ बोला मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज 90,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो ये क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है क्या, ये रिजर्व में सरप्लस में जाएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन एसेट्स, तो 1,30,000 रुपये एसेट्स में इंक्लूडेड था, तो इसको वहां तो नहीं लिए थे एसेट्स में, लेकिन लायबिलिटी में क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और आपको बोल दिया प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर टैक्स। वर्ड यहाँ देख लीजिए क्या है, तो अपने को क्या लेना है, बिफोर टैक्स लेना है। तो पीबीटी को सबसे पहले उसको बिफोर करना है। 84, 1,08,000, 1,05,000। फिर यहाँ बोला नॉन ट्रेड इनकम 14,500 बिफोर टैक्स इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 12%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। क्वेश्चन में क्या बोला आपको, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट टेकिंग सिंपल एवरेज। तो आपको वेटेड लेने की जरूरत। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों नहीं दिया, आपको एवरेज प्रॉफिट भी निकालना और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना। ठीक है, दोनों निकाल लेंगे तो बन जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। 2018 पे आइए। लास्ट 3 ईयर बोला तो यहाँ से लेना है। 3 ही साल का तो डेटा दिया हुआ सर आप। हाँ लास्ट पीछे से लेंगे ना, ये होगा ना 17, 15, 14, 15 इस तरह से जाना होगा। तो सबसे पहले सर कंप्यूटेशंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड।
पहला वर्किंग क्या होगा, कंप्यूटेशंस ऑफ कैपिटल प्लॉट, पहले इसको निकालना होगा। और कैपिटल प्लॉट कैसे निकलेगा सर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, कितना रुपया, 4 लाख रुपया। प्रिफरेंशियस कैपिटल है सर 10% प्रिफरेंशियस कैपिटल, कितना रुपया सर, 1 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है सर, कितना रुपया। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में 9% डिबेंचर, ये तो लेता है ना यहाँ पे। अच्छा, रिजर्व में सरप्लस के बाद यहाँ पर आएगा ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आएगा ना सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी तो आएगा। कितना रुपए बोला था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देखिए बोला था ना ये वाला वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 90,000 मोर देन दी बुक वैल्यू, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट होगा ना सर, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा तो क्या होता है, प्रॉफिट होता ना, तो 90,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में 9% डिबेंचर है 1 लाख रुपीज, तो 9% डिबेंचर, कितना रुपया, 1 लाख रुपया। अच्छा, डेप्रिसिएशन फंड लेंगे क्या, डेप्रिसिएशन फंड इस अप्रोच में आएगा या एसेट्स में आएगा, जब एसेट्स अप्रोच करेंगे तो एसेट से डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, लेस करना होगा ना, तो डेप्रिसिएशन लेंगे। क्रेडिटर लेंगे क्या, क्रेडिटर यहाँ पर आता है, नहीं आता, समझ में आ रहा है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये ऐड कर दिया। अब इससे लेस क्या करना है सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस करना 1,30,000, ये सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के लेस करेंगे केवल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लो जी, पेन खत्म हो गया। ये कितना आ रहा, 7 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना आया, कोई ब्लैक पेन है किसी के पास, ये कितना, 1 लाख लेस करके कितना आ गया, क्लियर है। ये मेरा निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड, बट कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग की एवरेज, अब देखिए, अब यहां पे एवरेज आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये है। कुछ कुछ क्वेश्चन में एवरेज कंसिडर नहीं करता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेता है, तो यहाँ तक आप रोक के भी कर सकते हैं और इसके बाद में आप एवरेज भी लेस कर सकते हो। और एवरेज मैंने क्या बताया था, हाफ ऑफ लास्ट ईयर पैट, तो ये देखिए प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स 40% ऑफ टैक्स, ये क्या दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स है ना सर, ये तो आफ्टर टैक्स है ना, इसी का क्या करना होगा, आधा लेस कर देना होगा, इसी का आधा क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इससे लेस क्या होगा सर, हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पैट, कौन सा पैट, रेक्टिफाइड पैट, जो मेरा रेक्टिफाइड वाला पैट था उसको लेस करना, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पैट एक्चुअल में कितना था वहां पे, चेक करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, 1,05,000 रुपया था ना, लेकिन 1,05,000 रुपये में से मेरा 14,400 का एक इनकम क्या है सर, इंक्लूडेड था, है ना, ये तो मेरा नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो लेस करके आएगा फिर उसका यहाँ पर आधा होगा, लेकिन ये बिफोर टैक्स और वो क्या है, आफ्टर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स और वो क्या है, आफ्टर टैक्स है। तो ये 14,400 को भी क्या करना होगा सर, आफ्टर टैक्स करना होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। ये लेस करने के लिए हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड है ना, इसको यहीं पे रखिए, अभी इसको यहीं पे रखिए, यहाँ लेस करके मेरा एवरेज कैपिटल प्लॉट आ जाएगा। ये अपने लोग हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड पैट जब एवरेज प्रॉफिट निकालने जाएंगे वहाँ से निकालेंगे,
ठीक है, ये पहला वर्किंग। दूसरा पे आइए, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप अगर हाफ रेक्टिफाइड पैड माइनस नहीं करेंगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। क्लोजिंग को ही अपने लोग एवरेज करके कर देते हैं ग्रेजुएशन में, फर्दर नहीं चलेगा। कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितना साल का डेटा आपके पास? 14, 15, 15, 16, 16, 17, राइट। तो इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर ईयर, ये गिवन दे दिया पैट, ईयर कितना है 2014, 15, ये 2015, 16, 2017, 18। क्वेश्चन में आपको पैड गिवन है, पैड कितना है भाई जोड़ लीजिए, 84, 1,08,000, 1,05,000, 84, 1,08,000, 1,05,000, ठीक है सर। ये गिवन दे दिया, तो सबसे पहले अपने लोगों को क्या करना है सर, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, टैक्स को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे ना सर। तो पहले आप टैक्स तो निकालोगे, टैक्स डिडक्टेड निकालो, और टैक्स डिडक्टेड कैसे निकलेगा, टैक्स डिडक्टेड कैसे निकलेगा, जो पैट था और टैक्स कितना परसेंट है 40%, तो 40/100 होगा 40/60, एग्जैक्टली। ये 40/60 समझ में आया सबको? बिकॉज टैक्स अपने लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकालते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था, टैक्स लेस कर देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 60 होगा। तो इस पे अगर निकालेंगे तो 40 क्या होगा 60 चार्ज करना होगा। कितना आ रहा, कितना आ रहा बोलिए, निकालिए 50, ये 72, ये 70, 70,000 रुपये। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा ना सर, जोड़ देंगे कितना आ रहा 1,40,000, 1,80,000, यहाँ पे 1,75,000 है ना। ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया, ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रुपया, ये 4,95,000 है ना सर। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट, इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे ना सर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट बोलिए कितना आएगा 4,95,000। अच्छा सिंपल था या वेटेड था, वन लाख। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा सर बताइए। ये जो मेरा नॉन ट्रेडिंग इनकम है 14,400 बिफोर टैक्स, ये इंक्लूडेड है, इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ये एवरेज से पहले और एवरेज के बाद समझ में आता है। अगर ईयर वाइज दे देता है ईयर वाइज तो आप यहाँ पर माइनस कर दें। अगर ये बोल देता है कि नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है तो अब यहाँ से क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं। लेकिन जब ईयर वाइज नहीं बोलेगा कि भैया एवरेज के हिसाब से सब में इंक्लूड है, तब क्या करेंगे पहले एवरेज कर लेंगे फिर लेस करेंगे। और आपको एवरेज से नहीं करना होगा तो तीनों से लेस करना होगा। यहाँ पर बात बराबर है, तीनों से लेस करने के बाद एवरेज करें, एवरेज कर देने के बाद लेस करें, बात बराबर है सर। लेस करिए नॉन ट्रेडिंग इनकम, कितना रुपया 14400, कितना आ गया 150600। तो 1,50,600। और कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है सर। तो ये मेरा निकल गया सर एवरेज प्रॉफिट।
गया। अब हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड समझिए, लास्ट ईयर का कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 175 है, कितना है सर 175 है। तो अगर इसको हम वर्किंग में निकालें, ये हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड को वर्किंग में निकालें, तो हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड पैट कितना होगा। रेक्टिफाइड पैट किस साल का लेना है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब हमारा लेटेस्ट ईयर कौन सा है 17-18, किस साल का लेना है सर। तो 17-18 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रुपया। अच्छा इसमें से एक चीज़ लेस करते हैं, भूल गए, एक मिनट, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा, इससे लेस कर देंगे टैक्स। कितना परसेंट है टैक्स एट द रेट ऑफ 30% है ना सर, 30% लेस करिए सर, टैक्स लेस करिए सर इसे। 46 40% लेस करिए, कितना था। अच्छा एक मिनट, ये जो टैक्स था क्या एक्सपेक्टेड टैक्स लिखा था क्या, या टैक्स डिडक्टेड है। एक्सपेक्टेड टैक्स दिया था क्या, कुछ नहीं दिया ना, छोड़ दी इसको नहीं कुछ ना। एक्सपेक्टेड टैक्स अगर बोलेगा तब लेस करेंगे, उसको एज इट इज सेम रखेंगे। हाँ रेक्टिफाइड पैड में आइए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1,75,000 रुपया। ये 1,75,000 से नॉन ट्रेडिंग जो मेरा इनकम था 14,400, उसको लेस कर देंगे, ठीक है सर। उसको लेस करके मेरा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया एक्चुअल में। अब इसका टैक्स कितना परसेंट था 40% था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट होगा 60%। ये आ जाएगा रेक्टिफाइड पैड। कितना आ रहा देखिए 1,75,000 माइनस 14,400 इंटू 60%, 96,000। तो ये हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड पर जाएगा 93,360। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, कितना आ रहा 55 5,53,640। Therefore, नंबर 3 गुडविल। तो गुडविल कौन सा मेथड में बोला है सर, सुपर प्रॉफिट मेथड में बोला है। तो सबसे पहले सर सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले क्या निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 5,53,640 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, चेक करिए कितना परसेंट था 12% था राइट। तो यहाँ पे 12% करेंगे, कितना आ जाएगा 66,437 ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया सर। अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना रुपया है 150,600। नॉर्मल प्रॉफिट 66,437।
16 DF ऑफ गुडविल। गुडविल कितना साल बोला था? 3 years. सुपर प्रॉफिट इंटू 4 years। 4 years. या 484163 इंटू 4 निकल जाएगा सर। 336653. 336653 या 52 होगा। 53. 52.8. हो गया सर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, अपने लोग ने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये लिया, अगर आपको इसको कंसिडर करते तो हमारा आंसर क्या आता? कुछ और आता। तो क्वेश्चन में आपके ऊपर है, हाफ ऑफ द रेक्टिफाइड पैट करिएगा या नहीं करिएगा। ग्रेजुएशन में माफ है, माफ है, कोई सिचुएशन हमको पता है तेलुगु बेटा नहीं करेगा। 1 मिनट बन जाएगा। तो 6,50,000 का कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, लेस उस नहीं करके? ये तो इजी है ना, ये समझ में आया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला क्लियर हुआ। ये 6,50,000 का अब यहाँ पर 12% कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, निकल जाएगा आंसर। एक ईयर में बोलेगा तो बस उसी ईयर तो वहीं पे लेस करके निकालेंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? 17 में आइए पढ़िए। From the following information given below, calculate the value of goodwill by capitalizations of average profit. नेक्स्ट में फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी बिलो एज पर इज बैलेंस शीट ऑन 31 March 16 इंक्लूड दिस शेयर होल्डर्स फंड 10 आपका 7% डिबेंचर दे दिया, दोनों लेंगे। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 40% इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 3 years गिवन दे दिया। अब नीचे क्या बोला, इट वाज फाउंड दैट इन 2013-14 देखो ईयर दे दिया यहाँ पे। द कंपनी परचेज अ मशीन ऑफ ₹15,000 एंड चार्ज द सेम अगेंस्ट द प्रॉफिट। The company charged 20% on WDV of such machinery. Debenture were issued prior to 13-14. तो डिबेंचर है तो उसका क्या होगा सर? इंटरेस्ट होगा। क्या होगा सर? अच्छा, डिबेंचर का इंटरेस्ट अपने लोग यहाँ पे लिए नहीं। Shit. नहीं समझे क्या मिस्टेक वो बोले तो इसमें? 9%. समझ में आया? 1 लाख का 9% कितना होता है? 9,000 क्या निकला? इंटरेस्ट ऑन। जब यहाँ पर आप लेस किए थे 14,400 तो यहाँ पर ऐड क्या होता? कितना रुपया? 9,000। समझ में आया? सेम यहाँ पर भी है सर। तो 4,50,000 का 7% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है ना सर, ये रेक्टिफिकेशन है। मैंने मशीन खरीदा और चार्ज कहाँ पे कर दिया? प्रॉफिट में। प्रॉफिट का मतलब मैंने कहाँ ले लिया? परचेस में ले लिया, कहीं पर भी ले लिया। तो मशीन का अगर एक्सपेंस किए तो मशीन में ऐड होना चाहिए, बट वो ऐड कहाँ पर हो गया सर? प्रॉफिट में। तो ये प्रॉफिट को घटा दिया होगा या बढ़ा दिया होगा? प्रॉफिट में अगर चार्ज करेंगे, मशीन को खरीदे, वो जाना चाहिए था मशीन में, लेकिन कहाँ चला गया? प्रॉफिट से लेस हो गया सर। तो प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किस साल का प्रॉफिट? 13-14 का। 13-14 का आपका 13-14 का प्रॉफिट में ऐड कर दिए अपने लोग 50,000। इसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? लेस होगा। ये मशीन में ऐड करने भूल गए थे, इसका डेप्रिसिएशन में अपने लोग ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अगर मशीन में मेरा आपका प्रॉफिट में ऐड होगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? लेस होगा। ये वाला जो वीडियो वाली सम है ना, उसमें देखिएगा, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मशीन वाली कॉन्सेप्ट है। 50,000 प्रॉफिट को घटा दिया तो 13-14 का 50,000 का प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, और डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक क्या होगी? उसके अपोजिट साइड में लेस हो जाएगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन निकला नहीं है। तो 20% डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? 10,000। फिर निकलेगा कितना के ऊपर? 40,000 के ऊपर। फिर इस तरह से निकालेंगे अपने लोग 32,000 के ऊपर में। ये 3 साल का प्रॉफिट अपने लोग जिस तरह से निकाले ना, इस तरह से यानी निकाले, आप इसी लाइन को यहाँ पे कर देना 14, 15, 15, 16, 17, 18 जैसा फॉर्मेट में किया हुआ है। पैट यहाँ लिखना, टैक्स ऐड कर देना, PBT आ गया। फिर लेस क्या करोगे? ऐड में कर दोगे वहाँ पे डेप्रिसिएशन। इसको कर दें क्या? चलिए लिखिए कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिएगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए।
2017 का सर, कंप्यूटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ईयर बैठाइए कितना कितना है, 13, 14, 14, 15, 15, 16। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपको क्या गिवन था, आफ्टर टैक्स है ना सर, पैट दिया हुआ आपको 1,56,000, 84,000, 1,76,000, 1,56,000, 1,84,000, 1,76,000। इसमें ऐड क्या करोगे आप, टैक्स को ऐड बैक करोगे, और टैक्स कैसे आएगा सर, पैट इनटू कितना परसेंट है टैक्स, 40 है ना सर, तो 40 बाई कितना लेना होगा, इसमें गलती तो खत्म सब, कितना आ गया, कितना 184 का 40/60 करके, ऐड करिए, कौन सा, हो गया, ये क्या निकल गया सर, पीबीटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आइए, ये वाला लाइन पढ़िए, इट वॉज फाउंड दैट 2013-14 द कंपनी परचेज अ मशीन एट रुपीज़ क्या है सर, 50,000, चार्ज दिस सेम अगेंस्ट इज प्रॉफिट। 13-14 को मशीन खरीदे थे, लेकिन चार्ज कहाँ कर दिया, प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट घट गया होगा ना 13-14 का, तो क्या करना होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मशीन। 13-14 का प्रॉफिट में 50,000 रुपये ऐड कर देंगे, समझ में आया, ये ऐड कर दें 13-14 का प्रॉफिट में, ये तो ऐड कर दिए, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, लेस होगा। ऑन कौन सा मेथड है, समझ में आया, तो 50,000 का 20% है। अच्छा, किस डेट में बोला है, क्या डेट बोला नहीं है, अगर डेट बोलता तो अपन लोग क्या करते, डेट के हिसाब से लेते ना, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, बिगनिंग ऑफ द ईयर एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग दी परचेज ऑफ मशीन वेयर बिगनिंग ऑफ द ईयर 13-14, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000, ये लेस होगा। अब सेकेंड ईयर का डिविजन कितना पे चार्ज होगा, 50 पे, WDV कितना पे चार्ज होगा, 40 पे, 40 का 20%, 8,000। अब थर्ड ईयर का कितना पे चार्ज होगा, 32,000, 32,000 का 20%, 6,400। यही करना है, यही करना है सर, समझ में आया। अगर एरर और रेक्टिफाई करोगे आप, मशीन में ऐड करोगे, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा सर, लेस होगा। अगर उल्टा होता, आपने गलती से मशीन में ऐड बैक कर दिया, तो फिर प्रॉफिट को क्या करोगे आप, प्रॉफिट में तो बढ़ गया ना सर, तो इसमें ये क्या करना है, लेस कर देना है।
और यहाँ पे क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन उसका ऐड बैक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कर दिए? अब क्या है सर, ये डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,50,000 का 7% कितना आता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा, ऐड हो गया लेस होगा सर? ऐड हो जाएगा। कितना रुपया 4,50,000 का 7% कितना आता है? 31,500 31,500 31,500 ठीक है, हो गया। और कुछ है? और कुछ है? और कुछ नहीं है सर? जोड़ दीजिए कितना आ रहा है। थ्री 330 ये वाला है ना, ये निकल गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एवरेज कर लें, एवरेज कर लें। अब एवरेज में क्या है देखिए, क्या बोला एवरेज कितना परसेंट है? सिंपल एवरेज हाँ भाई बोलिए आप। एवरेज प्रॉफिट सर निकल जाएगा तो, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट निकल गया सर। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड आएगा, 7% डिबेंचर आएगा, और क्या क्या बताइए? और तो कुछ नहीं आएगा सर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ से हुआ? प्रॉफिट में चार्ज किया था सर, चार्ज दी सेम अगेंस्ट इस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से लेस कर दिया था ना सर, वो तो मेरा इम्पैक्ट तो हो ही गया प्रॉफिट से। अपने लोग लायबिलिटी अप्रोच में लेते हैं, वो तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट कर ही दिए, अब क्यों करेंगे? समझ गए? 2016 भी देखिए बन जाएगा। ईयर वाइज बनाइए सब, ईयर वाइज बनाइए। 14 वाला एग्जैक्टली सम ऊपर वाला है, जैसे अपने लोग किए देखिए 2 साल में 2 बार रिपीट करके दे दिया 14। 2013 वाला एसेट्स एंड लायबिलिटी का पूरा डिटेल दे दिया आपको, 5 ईयर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा आपको। ईयर वाइज बना लीजिए सर जितना भी है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ईयर वाइज पूरा बना लीजिए, बन जाएगा तो फिर बताइए।